हाँ जी, इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी मशीन अपन पढ़ रहे हैं। इसमें पहले भी अपन ने पढ़ा है डीसी मशीन। पहले डीसी मशीन एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है, मैकेनिकल एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी से मैकेनिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। वो कैसे होता है, एनर्जी कन्वर्जन वर्किंग प्रिंसिपल अपन ने समझा है। वो अलग से एक अपना लेक्चर है, उसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मैग्नेटिक एनर्जी में रिलेशनशिप्स है। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज कितना होता है, स्टोर्ड फील्ड एनर्जी कितना होता है, टॉर्क जनरेशन कितना होता है और इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, वोल्टेज जनरेशन कितना होता है, वो एक अलग लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया है। जनरेटेड वोल्टेज की जो इक्वेशन अपन ने अलग से डिस्कस की है, फिर भी मैं यहाँ वोल्टेज की इक्वेशन लिख देता हूँ। जनरेटेड वोल्टेज इज इक्वल टू ZP phi n अपॉन 60A। ये डीसी मशीन में जनरेटेड वोल्टेज की इक्वेशन होता है और इसमें आर्मेचर एक रेजिस्टेंस होता है। वो आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ये RZA कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है इनटू Z नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें किसी भी डीसी मशीन में कितना आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद में किसी भी डीसी मशीन का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जैसे लिखा जाता है। तो ये इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, ये इसका जनरेटेड वोल्टेज होता है, ये ब्रशेस होते हैं और इस टाइप में एक डीसी जनरेटर को जो है बनाया जाता है। अब ये डीसी जनरेटर किस टाइप का होता है वो अपन ने एक टाइप के लेक्चर में अलग से डिस्कस किया है। ये सीरीज जनरेटर है, शंट जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर है, डिफरेंशियल कंपाउंड है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है, उन सब का अपन ने डिस्कस किया है। उसको भी मैं थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ में यदि समझाऊं तो ये जनरेटर है और ये जनरेटर में यदि वाइंडिंग ऐसे कर रखी है फील्ड वाइंडिंग, तो इसको बोलते हैं शंट जनरेटर। शंट यदि ये जनरेटर है और इसमें फील्ड वाइंडिंग ऐसे कर रखी है तो ये एक जनरेटर है, इसको बोलते हैं सीरीज। ये एक यदि जनरेटर है और इसमें वाइंडिंग दोनों कर रखी है, शंट एंड सीरीज मीन्स ये एक जनरेटर है और इसमें वाइंडिंग दोनों कर रखी है, शंट भी कर रखी है और सीरीज भी कर रखी है, तो इसको कंपाउंड में भी ये कौन सा है, शॉर्ट कंपाउंड। और यदि वाइंडिंग में सीरीज शंट जो वाइंडिंग है वो सीरीज और दोनों शंट जो है ना जनरेटर और सीरीज दोनों के अक्रॉस है। यहाँ पे केवल आर्मेचर के अक्रॉस शंट है, फील्ड के अक्रॉस नहीं है। यहाँ आर्मेचर और फील्ड दोनों के अक्रॉस शंट है, मीन्स शंट थोड़ी बड़ी है होगी, मीन्स दोनों के अक्रॉस शंट लगी हुई है। तो इस टाइप के जो जनरेटर होता है उसको लॉन्ग कंपाउंड बोलते हैं। लॉन्ग कंपाउंड, तो ये शॉर्ट कंपाउंड या लॉन्ग कंपाउंड जनरेटर होते हैं। और ये कंपाउंड जनरेटर में लॉन्ग और शॉर्ट से पता नहीं लगता, वो तो उसके जो टर्न से पता लगता है। ये टोटल फ्लक्स की वैल्यू शंट फ्लक्स प्लस सीरीज फ्लक्स होती है, सीरीज तो उसको बोलते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड। और ये टोटल फ्लक्स की वैल्यू जो है वो शंट फ्लक्स माइनस सीरीज फ्लक्स होती है, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड। ये सारे तो अपन ने वैसे भी पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर रखे हैं। आज अपन इस लेक्चर में, इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इन जनरेटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अपन कैसे ड्रॉ करते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के मतलब कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जो वोल्टेज का करंट के साथ रिलेशन है, वोल्टेज का फील्ड के साथ रिलेशन है, वोल्टेज का लोड के साथ रिलेशन है, फील्ड करंट और लोड के साथ रिलेशन है, वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। वोल्टेज ड्रॉप कैसे रिलेशन है, आर्मेचर रिएक्शन का जो रिलेशन है, उन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। उसको बोलते हैं जनरेटर्स के कैरेक्टरिस्टिक। और ये अलग अलग जनरेटर्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं, सीरीज के लिए, शंट के लिए। और फिर इस जनरेटर्स के यूज अपन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि शंट जनरेटर कहाँ काम आता है, सीरीज जनरेटर कहाँ काम आता है और कंपाउंड जनरेटर कहाँ पे यूज किया जाता है। इन सब चीजों को अपन आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक से। तो कैरेक्टरिस्टिक से भी पहले अपन डिस्कस करते हैं वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस इन शंट जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर।
voltage buildup, voltage building process, voltage in shunt जनरेटर। शंट जनरेटर में वोल्टेज बिल्डिंग प्रोसेस कैसे होता है और रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है? फॉर वोल्टेज बिल्डिंग प्रोसेस, तो सबसे पहले जो शंट जनरेटर होता है, ये शंट जनरेटर है और इसमें आर्मेचर के साथ शंट में फील्ड वाइंडिंग जोड़ रखी है। ये इसका जनरेटेड वोल्टेज है, ये बैक जनरेटेड वोल्टेज और ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ये जनरेटेड वोल्टेज। और इस जनरेटर को प्राइम मूवर की हेल्प से अपन रोटेट करते हैं। इसका आर्मेचर है जो मीन्स रोटर है वो मैकेनिकली कपल्ड है प्राइम मूवर से, और वो प्राइम मूवर इसको रोटेट कर रहा है। ये प्राइम मूवर है और प्राइम मूवर इसको रोटेट कर रहा है। ये प्राइम मूवर के साथ मैकेनिकली कपल्ड है। ओके, तो जब प्राइम मूवर रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वोल्टेज जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं अभी, इसको तो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन है नहीं। सेपरेटली एक्साइटेड में तो बाहर से फील्ड दिया जाता है, बाहर से फील्ड में जब रोटर रोटेट करता है तो वोल्टेज जनरेट होगा। इसमें बाहर का फील्ड है ही नहीं तो वोल्टेज बिल्डअप कैसे होगा? तो इसके लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, सबसे पहले रिक्वायर्ड कंडीशन जो है, ये रिक्वायर्ड कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन है कि इसका कुछ रेजिडुअल फील्ड होना चाहिए, रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड, रेजिडुअल फील्ड होना चाहिए, कुछ न कुछ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड होता है 5M रेजिडुअल। रेजिडुअल क्या होता है कि एक बार किसी भी जनरेटर को मैग्नेटाइज करके छोड़ दो, एक बार उसको चलाओ और बाहर से फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक इसका फील्ड सर्किट को बाहर किसी बैटरी से कनेक्शन देके एक्साइट कर दो और कुछ देर के लिए एक्साइटेड रहने दो, तो उसमें कुछ न कुछ फ्लक्स बचा रह जाता है। वो सप्लाई हटा देंगे तो भी फ्लक्स की वैल्यू वहां पे रहती है, उसको रेजिडुअल फ्लक्स कहते हैं। तो ये रेजिडुअल फ्लक्स क्या करता है? जनरेटेड वोल्टेज को बिल्डअप करने में हेल्प करता है। जनरेटेड वोल्टेज होता है ZPF ZT5N अपॉन 60A। तो यहाँ पे N है, फाई रेजिडुअल हो गया, तो ये 1 से 2% होता है। रेजिडुअल फ्लक्स होता है अप्रोक्सीमेटली 1 to 2%, 1 to 2% ऑफ 5M। तो यहाँ जो वोल्टेज बिल्डअप होगा स्टार्टिंग में वो 1 to 2% ऑफ टोटल वोल्टेज रेटेड। जितना फ्लक्स होगा उतना ही तो वोल्टेज बिल्डअप होगा ना, उतना वोल्टेज जनरेट होगा, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 1 से 2% वोल्टेज जनरेट होता है। जैसे ही 1 से 2% वोल्टेज जनरेट हुआ, यहां पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। यहां पे लोड भी लगा हुआ है और लोड के साथ साथ जो है, लोड में भी करंट आएगा और लोड के साथ साथ फील्ड में भी करंट जाएगा। अब फील्ड में करंट जाएगा, फील्ड का रेजिस्टेंस है एक, तो फील्ड का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये अपन अभी इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक से समझने की कोशिश करते हैं। यदि फील्ड का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट इधर जाएगा नहीं, बहुत कम जाएगा। तो अपन को फील्ड करंट चाहिए, और फील्ड करंट क्या करती है? एक एक्स्ट्रा वोल्टेज प्रोड्यूस करती है, और उस एक्स्ट्रा वोल्टेज को बोलते हैं, ये फील्ड करंट आएगी यहाँ पे, या जैसे ही फील्ड करंट आती है वोल्टेज फ्लक्स प्रोड्यूस करती है, और इस फ्लक्स को बोलते हैं 5M मैन फ्लक्स। अब कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? 5M प्लस 5 रेजिडुअल, दोनों प्लस होने चाहिए, सेम नेचर, सेम डायरेक्शन।
यदि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो टोटल फ्लक्स जो है एक दूसरे को माइनस कर देंगे और जीरो हो जाएगा, क्योंकि अभी मैन फ्लक्स भी 1 से 2% ही पैदा हुआ है, क्योंकि वो मैन वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो जनरेटेड वोल्टेज 1-2% है तो करंट भी 1-2% गई, 1-2% गई तो जनरेटेड फ्लक्स भी 1-2% हुआ। तो यदि 2% रेजिडुअल है, 2% ही जो है मैन फ्लक्स है, तो वो दोनों बराबर हो जाते हैं, माइनस होते ही जीरो हो जाता है। तो माइनस नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, प्लस होना। तो प्लस हुआ तो 2% पहले से था, 2% और हो गया तो 4% फ्लक्स हो गया, तो जनरेटेड वोल्टेज 4% हो गया। अब क्या हुआ कि दोनों को अपन समेशन करेंगे तो डेफिनेटली क्या हुआ कि आपका पहले से जो वोल्टेज था वो 2% वोल्टेज था, 2% वोल्टेज था, उसमें 2% और फ्लक्स ऐड हुआ तो 2% वोल्टेज और बढ़ गया। इधर फील्ड करंट हो गया, इधर जनरेटेड वोल्टेज हो गया, 2% हो गया। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, 2% 4% वोल्टेज जनरेट हुआ तो 4% करंट आएगा, 4% फ्लक्स हो जाएगा, तो 4 और 2 6% टोटल फ्लक्स हो गया, तो 6% वोल्टेज आ जाएगा, 6% वोल्टेज तो 6% करंट आएगा, तो टोटल फ्लक्स 8% हो जाएगा, 8% करंट आ जाएगा, 8% करंट आएगा तो टोटल फ्लक्स 10% हो जाएगा, टोटल फ्लक्स 10% हो जाएगा, तो ये ऐड ऑन होता चला जाएगा, ऐड ऑन होता चला जाएगा। मतलब ऐसे फ्लक्स बढ़ा, करंट बढ़ा, करंट बढ़ने से वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ा, करंट बढ़ने से वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ा, करंट बढ़ने से वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ा, करंट बढ़ने से वोल्टेज बढ़ा। फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, करंट बढ़ता जा रहा है। ओके, लेकिन एक कंडीशन के बाद सैचुरेशन आने लगता है। मशीन में क्या होता है, सैचुरेशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो सैचुरेशन जब आता है मशीन में, जब सैचुरेशन स्टार्ट हो जाता है तो ये बढ़ना जो है थोड़ा कम होने लग जाता है, मीन्स इसका स्टेप साइज छोटी होने लग जाती है। तो इस टाइप में ये कैरेक्टरिस्टिक शिफ्ट हो जाता है। मीन्स ये कैरेक्टरिस्टिक को अगर नॉर्मलाइज करें तो इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक आता है। और इस लाइन को मैं सीधी यदि खींचता हूं तो ये एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को शो करता है, इसको क्रिटिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन और मे बी इक्वल्स टू, लेस देन और इज इक्वल टू द क्रिटिकल रेजिस्टेंस। क्रिटिकल रेजिस्टेंस इस ग्राफ से आता है, इधर वोल्टेज दिया हुआ है, इधर करंट दिया हुआ है, इस दोनों का स्लोप लेंगे, उससे क्रिटिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है। तो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस के बराबर या उससे कम होना चाहिए, तो ही वोल्टेज बिल्डअप का प्रोसेस होगा। यदि फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली उधर करंट कम जाएगी, वोल्टेज बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। ओके, चौथी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, field winding should be connected, proper connection, proper connection of field, फील्ड वाइंडिंग का प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। यदि फील्ड वाइंडिंग प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, फील्ड वाइंडिंग प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, ओपन हो गई है फील्ड, तो वोल्टेज बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि रेजिडुअल से वोल्टेज जनरेट होगा, फिर थोड़ा करंट जाएगा, फिर वोल्टेज बढ़ेगा, फिर करंट जाएगा, फिर वोल्टेज बढ़ेगा, फिर करंट बढ़ेगा, फिर वोल्टेज बढ़ेगा, फिर करंट बढ़ेगा, फिर वोल्टेज बढ़ेगा। ये एक कम्युलेटिव प्रोसेस है। जब तक कम्युलेटिव प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा तो ये आपका वोल्टेज बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए ये कम्युलेटिव प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। तो इसको स्टार्ट करने के लिए फील्ड के प्रॉपर कनेक्शन होने चाहिए। तो ये था आपका जो डीसी जनरेटर में कैसे वोल्टेज बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। रिक्वायर्ड कंडीशन है रेजिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि दोनों फ्लक्स जो है एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, रेजिडुअल और मैन फ्लक्स। तीसरी कंडीशन है फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। चौथा, फील्ड वाइंडिंग के प्रॉपर कनेक्शंस होने चाहिए और ओपन सर्किट कभी नहीं होने चाहिए। ओके, अब अपन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। वोल्टेज बिल्डिंग में एक कैरेक्टरिस्टिक था। अब अपन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। तो डीसी जो जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक होता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक।
एक होता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा होता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, और तीसरा होता है टोटल कैरेक्टरिस्टिक। टोटल कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले अपन इसकी पढ़ते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर्स। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक में अंदर, मतलब डीसी जनरेटर के अंदर की कैरेक्टरिस्टिक है। इंटरनल का मतलब अंदर होना। अंदर तो क्या होता है? जनरेटेड वोल्टेज अंदर होता है, टर्मिनल वोल्टेज तो बाहर होता है। वोल्टेज जनरेटेड अंदर होता है। ये आपका डीसी जनरेटर है तो अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, अंदर एक वोल्टेज जनरेट होता है, बाहर जो वोल्टेज आता है उसको टर्मिनल वोल्टेज कह देते हैं। तो बाहर वाला वोल्टेज नहीं देखना, आपको अंदर का वोल्टेज देखना है और अंदर की फील्ड करंट देखनी है। फील्ड के लिए अलग से एक सप्लाई सिस्टम दे दीजिएगा। ये फील्ड, तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो ड्रॉ होती है वो जनरेटेड वोल्टेज एंड फील्ड करंट में होती है। क्या होता है? ये फील्ड जैसे जैसे बढ़ाएंगे एक कंडीशन तक तो वोल्टेज सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, एक कंडीशन तक तो वोल्टेज स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे जैसे फील्ड बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा, फील्ड बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में भी आप देखते हैं कि जनरेटेड वोल्टेज इक्वेशन होती है, वो होती है ZP∅N/60A में सब कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जनरेटेड वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई होता है। यदि कांस्टेंट स्पीड n इक्वल टू कांस्टेंट हो तो n इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट प्राइम मूवर से, कांस्टेंट स्पीड के प्राइम मूवर से यदि जनरेटर को रोटेट किया जाए तो फ्लक्स, और फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट होता है। तो ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये सैचुरेशन हो गया, ये सैचुरेशन है। तो ये आपका जनरेटेड वोल्टेज होगा, ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ जनरेटेड वोल्टेज होता है। इसमें सैचुरेशन का इम्पैक्ट आता है, सैचुरेशन का इम्पैक्ट आता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हुई। ये क्या हुई? इसकी कैरेक्टरिस्टिक हुई। इसी में यदि इसको लोड कर दिया जाए, नहीं लोड तो करना ही नहीं है क्योंकि ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, लोड करते ही तो बाहर आ जाएगा, तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। तो ये इसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, इसको बोलते हैं इसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, यदि लोड करके जनरेटेड वोल्टेज को ही देखें, टर्मिनल वोल्टेज को नहीं देखें, तो लोड करने से आर्मेचर रिएक्शन आता है। लोड करने से क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन आता है। आर्मेचर रिएक्शन क्या है? फ्लक्स को कम करती है, तो जनरेटेड वोल्टेज कम हो जाता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होती है। ये आर्मेचर रिएक्शन की वजह से वोल्टेज ड्रॉप है। ये आर्मेचर, इतनी फील्ड करंट आर्मेचर रिएक्शन को सेट करने में लग जाती है। ये आर्मेचर रिएक्शन की वजह से आने वाला वोल्टेज ड्रॉप है। आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये आर्मेचर रिएक्शन को डिनोट करती है। तो ये जनरेट ही नहीं होता रियल में, इंटरनल ही है, ये इंटरनल है, मशीन के अंदर ही ऐसा होता है। फिर ये आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो बाहर वोल्टेज आता ही नहीं है, ये अंदर ही रहता है। तो ये टर्मिनल वोल्टेज के बराबर वैल्यू आ जाती है। ये फील्ड वाइंडिंग के अकॉर्डिंग ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये ई रिजल्टेंट वोल्टेज है, ये ईजी वोल्टेज है, फील्ड करंट। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक को यदि अपन ऐसे बनाए हैं तो एक ट्रायंगल बनता है, ये एक ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल बनता है, ये एक ट्रायंगल बनता है। इसको मैं रेड लाइन से भी ट्रायंगल बनाता हूँ। ये वोल्टेज ड्रॉप ट्रायंगल बोलते हैं इसको, ये वोल्टेज ड्रॉप ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें ये आर्मेचर रिएक्शन को बताता है, ये रेजिस्टेंस ड्रॉप को बताता है, ये नेट को बताता है। ओके, तो ये थी आपकी जनरेटर की
इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, ये थी आपकी जनरेटर की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बात करते हैं जनरेटर की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। फिर अपन बात करेंगे जनरेटर की टोटल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये थी आपकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। नाउ द जनरेटर्स डीसी जनरेटर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, डीसी जनरेटर्स एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक में वोल्टेज एक्सटर्नल है ना, टर्मिनल पे मिलता है, इसलिए उसको एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। टर्मिनल पे वोल्टेज अवेलेबल है। ये डीसी जनरेटर है, ये जनरेटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल है, ये यहां से इसकी फील्ड वाइंडिंग हुई, तो ये लोड है, ये लोड करंट है। लोड करंट के साथ इसमें क्या वेरिएशन आता है, दैट इज नॉन एज लोड करंट के साथ क्या वेरिएशन आता है, लोड करंट है, आर्मेचर करंट भी होते हैं इसको, वैसे ये लोड करंट होता है और ये टर्मिनल वोल्टेज होता है। लोड करंट के साथ टर्मिनल वोल्टेज में क्या वेरिएशन आता है, इसको उसकी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट। तो टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए था, जैसा होता नहीं है। टर्मिनल वोल्टेज जैसे कांस्टेंट होना चाहिए वैसे होता नहीं है। तो क्या होता है, ये लोड पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है टर्मिनल वोल्टेज एक तो कम होना चाहिए इतना, एक कम होना चाहिए इतना। तो ये जो कम होता है ये आर्मेचर रिएक्शन की वजह से होता है, आर्मेचर रिएक्शन। और ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो कुल मिला के दोनों वोल्टेज जो है ड्रॉप हो जाते हैं। दोनों जो है, एक आर्मेचर रिएक्शन की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है और दूसरा आर्मेचर के रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है। दोनों वोल्टेज ड्रॉप होकर टर्मिनल पे वोल्टेज मिलता है। ये लोड के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, लोड बढ़ने के साथ साथ ये जो वोल्टेज ड्रॉप्स बढ़ते चले जाते हैं। ओके, तो ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक थी। यदि इससे भी ज़्यादा यदि अपन बढ़ाएं लोड की वैल्यू, ये फाइनल कैरेक्टरिस्टिक है, और इससे भी ज़्यादा लोड है तो फोल्ड बैक कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है इसका। ये इसके बाद में बढ़ाए तो ये फोल्ड बैक कैरेक्टरिस्टिक, ये इसका ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन। इसके बाद क्या होता है, यदि लोड उसके बाद भी बियॉन्ड जो है पर्टिकुलर लिमिट बढ़ाए तो ब्रेकडाउन आ जाता है। मीन्स जनरेटर और आर्मेचर रिएक्शन इतनी हो जाती है कि वो आर्मेचर रिएक्शन इतनी हो जाती है और वोल्टेज ड्रॉप्स इतने हो जाते हैं कि वोल्टेज बिल्डिंग प्रोसेस ही बंद हो जाता है। वो फील्ड वाइंडिंग की वजह से जाने वाली करंट कम हो जाती है, तो फ्लक्स कम हो जाता है। फ्लक्स कम होने की वजह से जनरेटर वोल्टेज कम हो जाता है। जनरेटर वोल्टेज कम होने की वजह से जो करंट भी कम होने लग जाती है। तो ऐसे करके वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस भी डाउन हो जाता है। इसको ब्रेकडाउन बोलते हैं, डीसी जनरेटर में ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो ये थी आपकी जनरेटर की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। एक्सटर्नल मीन्स लोड के साथ वोल्टेज के साथ, लोड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, लोड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर। आर्मेचर करंट और वोल्टेज ड्रॉप कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो ये आर्मेचर करंट IaRa होता है, ये वोल्टेज ड्रॉप कैरेक्टरिस्टिक है, इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप। तो ये थी आपकी डीसी जनरेटर की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। नाउ द टोटल कैरेक्टरिस्टिक, टोटल कैरेक्टरिस्टिक, total means internal and external both combined is known as total characteristic. Internal and external is combined in known as DC generator total characteristic. DC generators total characteristic. टोटल कैरेक्टरिस्टिक में मैं एक साथ यदि ड्रॉ करूं, ये आपका क्या है,
जनरेटेड वोल्टेज, इसमें कोई ड्रॉप नहीं है, ये जनरेटेड वोल्टेज, ये वोल्टेज ड्रॉप है, इसको रिजल्टेंट वोल्टेज बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। ये वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज रेजिस्टेंस की वजह से, ये IAR है, ये है IAR, इधर है वोल्टेज, इधर है लोड करंट, लोड करंट। ओके, यदि अपन डीसी जनरेटर की करैक्टरिस्टिक बनाए, लोड बढ़ाने के साथ ये फोल्ड बैक करैक्टरिस्टिक आता है और लोड बढ़ाने के साथ ये करैक्टरिस्टिक ऐसे भी आता है। तो इन दोनों करैक्टरिस्टिक में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, दोनों करैक्टरिस्टिक में डिफरेंस क्या होता है। ये अंडर एक्साइटिंग मीन्स ये फ्लेट टॉप, या इस करैक्टरिस्टिक को मैं दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो ये ऐसे भी समझाई जा सकती है, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगी कि ये करैक्टरिस्टिक अपन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। यदि किसी डीसी जनरेटर है और उसमें कंपाउंड जनरेटर अपन यूज करते हैं, कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, तो नॉर्मल जनरेटर की ये करैक्टरिस्टिक होती है। नॉर्मल जनरेटर में वोल्टेज ड्रॉप होता है, शंट जनरेटर, शंट। कंपाउंड जनरेटर में क्या करते हैं, फ्लेट कंपाउंड जनरेटर यूज करते हैं, तो ये करैक्टरिस्टिक में वोल्टेज ड्रॉप रेटेड वैल्यू पे उतना ही वोल्टेज हो जाता है जितना वोल्टेज नो लोड पे था। इसको बोलते हैं फ्लेट कंपाउंड, फ्लेट कंपाउंड। किसी जनरेटर में यदि वोल्टेज ओवर वोल्टेज हो जाए, वोल्टेज की वैल्यू जो है ज्यादा हो जाए, तो इसको बोलते हैं ओवर कंपाउंड। ओवर कंपाउंड कैसे हो सकता है, वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्लक्स बढ़ाने के लिए अनसैचुरेटेड टाइप डिजाइन होनी चाहिए, तो ऐसा किया जा सकता है। और या अपन के कहें कि फ्लक्स बढ़ाने के लिए कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर अपन यूज करेंगे, तो उसमें टोटल फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। और दूसरा अंडर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड। तो ये जो करैक्टरिस्टिक है ये ओवर कंपाउंड की, ओवर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड करैक्टरिस्टिक, और ये करैक्टरिस्टिक है वो अंडर कंपाउंड करैक्टरिस्टिक। इन दोनों को टोटल करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं। क्या बोलेंगे, टोटल करैक्टरिस्टिक ऑफ डीसी अल्टरनेटर। नाउ द करैक्टरिस्टिक ऑफ द सीरीज जनरेटर। Characteristic of series generator. Characteristic of series. तो इंटरनल करैक्टरिस्टिक और सीरीज जनरेटर की ड्रॉ होती नहीं है कि इंटरनल करैक्टरिस्टिक में तो बाहर से एक सप्लाई देनी पड़ती है। इंटरनल करैक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए सीरीज फील्ड को अलग से सप्लाई लगा के और वो करैक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, इसलिए वो शंट और सीरीज दोनों की एक जैसी होती है। केवल जो है इन एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक। तो एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक में टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट। तो इसमें लोड करंट बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है, क्योंकि फील्ड बढ़ता है। लोड करंट बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है। लोड करंट जीरो होने से टर्मिनल वोल्टेज की कुछ वैल्यू होती है वो रेजिडुअल की वजह से, कुछ वैल्यू होती है वो रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से, रेजिडुअल इसमें रहता है उसकी वजह से कुछ होता है, और लोड बढ़ने के साथ साथ ये वैल्यू बढ़ती है। इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन में यदि 10 से 5% वोल्टेज रेगुलेशन की जरूरत होती है तो वो सीरीज जनरेटर्स को यूज करते हैं, अदरवाइज सीरीज जनरेटर्स को यूज नहीं करते। नाउ द यूज ऑफ जनरेटर्स, यूज ऑफ जनरेटर्स। नॉर्मली बेटर वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कंपाउंड जनरेटर्स यूज करते हैं। यूज ऑफ डीसी जनरेटर,
शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक होती है थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप होता है, 10% वोल्टेज ड्रॉप कैरेक्टरिस्टिक। सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो वोल्टेज बढ़ता है इसका। कंपाउंड की होती है कैरेक्टरिस्टिक, वो वोल्टेज फ्लेट करता है कंपाउंड। और डिफरेंशियल कंपाउंड की जो है ये कम्युलेटिव कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक होती है। और चौथा डिफरेंशियल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो वोल्टेज को डाउन करता है। ये डिफरेंशियल कंपाउंड। इसलिए नॉर्मली जो अपन जनरेटर बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन कि नो लोड पे और फुल लोड पे वोल्टेज बराबर रहे, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, फ्लेट कंपाउंड यूज करते हैं। फ्लेट में फ्लेट वाला पोर्शन भी कम से कम रहे ऐसी कोशिश करते हैं। तो सीरीज फील्ड की वैल्यू रिजल्टेंट वोल्टेज से कम रहनी चाहिए और इसलिए यूज करते हैं। नॉर्मली अपन नॉर्मल केसेस में इंडिपेंडेंट सप्लाई है, इंडिविजुअल लोड है, एक ही लोड है तो शंट जनरेटर यूज करते हैं। यदि ज्यादा लोड है, हैवी लोड सिस्टम है, तो क्या करते हैं, शंट जनरेटर के साथ, ये एक शंट जनरेटर है, ये एक शंट जनरेटर है, इसके साथ सीरीज में एक सीरीज जनरेटर लगा देते हैं जिसका जनरेटेड वोल्टेज जो है 5 से 10% होता है। ये हैवी लोड्स के लिए होता है। तो ये सीरीज जनरेटर यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे जो लोड बढ़ता है वोल्टेज बढ़ाता है, तो जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है शंट जनरेटर का, वो लोड बढ़ने के साथ साथ शंट जनरेटर का वोल्टेज ड्रॉप होता है लोड बढ़ने के साथ 5 से 10%। तो 5 से 10% वोल्टेज का सीरीज जनरेटर अपन यूज करते हैं। तो जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है लोड बढ़ने से, उतना वोल्टेज जो है आपका सीरीज जनरेटर बिल्डअप कर देता है। तो नॉर्मली जो है रेलवे वगैरह सप्लाई सिस्टम में जो जनरेटर्स यूज करते हैं वो सीरीज जनरेटर एक लो कैपेसिटी का लगभग 5 से 10% वोल्टेज रेटिंग का सीरीज जनरेटर इसके साथ सीरीज लोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जो जैसे जैसे लोड बढ़ता है, ये जितना वोल्टेज डाउन होता है उतना वोल्टेज बिल्डअप कर देता है। नॉर्मल केस में अपन फ्लेट कंपाउंड जनरेटर्स यूज करते हैं, ओवर और अंडर कंपाउंड जनरेटर्स यूज नहीं करते। लेकिन वेल्डिंग वगैरह में, वेल्डिंग इक्विपमेंट्स में क्या होता है कि जब भी लोड बढ़ता है, एकदम से सडन लोड बढ़ने का मतलब हो गया कि रोड जो होती है शॉर्ट सर्किट हो जाती है, रोड चिपक जाती है। तो वहां रोड जब चिपक जाती है तो वोल्टेज 0 हो जाना चाहिए, डाउन हो जाना चाहिए। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज करते हैं, जो जैसे लोड बढ़ेगा वोल्टेज डाउन हो जाएगा। वोल्टेज डाउन हो गया तो रोड को अलग करो, फिर दोबारा से वेल्डिंग करना स्टार्ट करो। तो इस टाइप के जो है वेल्डिंग प्रोसेस में, वेल्डिंग वगैरह में, या सडन जो है शॉर्ट सर्किटिंग के चांस जहाँ पे भी होते हैं, उस टाइप के कंडीशंस के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज होता है। हैंड टूल इंस्ट्रूमेंट में भी इस टाइप के जो है एप्लीकेशंस की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने डीसी जनरेटर्स की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की इस वाले लेक्चर में, और हर एक चीज को बहुत ही बेस से समझने की कोशिश की। इस लेक्चर को हमने बहुत एंजॉय किया। और डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक जो है, कैरेक्टरिस्टिक में शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, फ्लेट कंपाउंड, ओवर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड, सारे जो जनरेटर्स के बारे में स्टडी की। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, टोटल कैरेक्टरिस्टिक। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ईएमएफ, इंटरनली ईएमएफ जनरेटेड वोल्टेज एंड फील्ड करंट, वो होते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट, that is external. And total characteristic का मतलब internal and external, both voltage and both the load and terminal voltage, all the things will see to all together, that is known as total characteristics. So इस तरीके से अपन ने जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इसके साथ अपन ने वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस भी देखा कि कैसे शंट जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप होता है और धीरे धीरे वोल्टेज बिल्डअप, और वोल्टेज बिल्डअप के लिए कौन कौन सी कंडीशंस भी होती हैं वो भी अपन ने इसमें स्टडी करने की कोशिश की। ऐसे अपन ने, मेरा जो है पिछले 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को फंडामेंटली जो लर्न कराने का, टीच करने का, जिससे बच्चे जो है वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे स्लो एंड स्टडीनेस गेन करते हुए चले जाएं और फंडामेंटली लर्न करते हुए चले जाएं। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को कहें कि सब्सक्राइब करें,
जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड इसको यूज़ करेंगे डेफिनेटली उनको गेन होगा और आपके साथ डिस्कशन होगा, तो आपका एक हेल्दी इन्वायरमेंट होगा। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।